गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे हो, अच्छे से तैयारी कर रहे हो और हमारे डेली डोज के सेशन को भी इंजॉय कर रहे हो। तो चलो आज की शीट को डिस्कस करते हैं। देखो आज की शीट की जो हेडिंग थी वो क्या थी, ए बैड टेस्ट इन माय माउथ। इसे कैसे याद रखोगे जी, इसे यूं याद रखना, भाई मैं मेरे किसी दोस्त के घर खाने पर गया, उसने मुझे कुछ खाना दिया, उसे खाने के बाद मेरे मुंह का टेस्ट ख़राब हो गया। क्यों? क्योंकि हो सकता है उसने उस खाने में कुछ मिला दिया हो, इसीलिए मुझे अच्छा नहीं लगा। यानी मेरे मुंह का टेस्ट क्यों ख़राब हो गया? क्योंकि खाने में उसने कुछ मिला दिया। और बच्चों, उसने क्यों मिला दिया होगा मेरे खाने में कुछ? क्योंकि वो मेरे लिए कोई गलत भावना रखता है। फीलिंग ऑफ इल विल। ऐसा नहीं होता क्या? हम कई बार कहते हैं, इस तरीके से तो आप लिंक कर लेना। ऐसा कई बार होता है ना, हम कहते हैं कि यार कुछ गड़बड़ है इसमें, मेरे को ना एकदम बुरा सा लग रहा है। जैसे हिंदी में भी हम बोलते हैं कि दाल में कुछ काला है, तो ये एग्जैक्ट उसी का मीनिंग है भाई। इसी तरीके से लिंक कर लो। उसके घर खाने पर गया और मैंने कहा भाई दाल में कुछ काला है, उसने दाल बनाई इसीलिए मेरे मुंह का टेस्ट कैसा हो गया, बैड हो गया। उसी सेंस में ये इडियम यूज़ होती है। आ जाओ एक बार ही हम हमारे क्लोज टेस्ट को पढ़ते हैं, फिर हम हमारे ऑप्शंस देख लेंगे। देखो क्या कहता है, ये कहता है जी, एक सेकंड, ये कहता है द मेजर डैश ऑफ इस्टेब्लिशिंग रीजनल रूरल बैंक्स आर टू डेवलप रूरल इकोनॉमी बाय प्रोवाइडिंग क्रेडिट एंड अदर डैश फॉर एग्रीकल्चर, ट्रेड, कॉमर्स, इंडस्ट्री एंड अदर प्रोडक्टिव एक्टिविटीज इन द रूरल एरियाज डैश टू द स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, एग्रीकल्चरल लेबर्स, आर्टिसंस एंड स्मॉल एंट्रीप्रेन्योर्स। देखो इतना ही पढ़ा, अभी सिर्फ मैंने इतना ही पढ़ा। इतना पढ़ के मुझे क्या पता लगा? मुझे पता लगा द मेजर डैश। देखो पहले में ही कुछ बातें पता लग गई। पहले में पता लगा द आर्टिकल था, मेजर कोई एडजेक्टिव था, यहाँ कोई नाउन आता जो कि सब्जेक्ट बनता। और इस सब्जेक्ट के लिए वर्ब देखो क्या आई, द मेजर डैश ऑफ इस्टेब्लिशिंग रीजनल रूरल बैंक्स आर। भाई इस यहाँ पर जो नाउन आएगा उसके लिए वर्ब आ रही है आर। ये सारी तो प्रपोजिशन थी, सारी तो प्रपोजिशन थी। मुझे एक लाइन पढ़ के ही पता लग गया था कि यहाँ पर जो भी नाउन आएगा वो प्लूरल नाउन बनेगा। ठीक है, क्योंकि उसके लिए वर्ब लगा रहा है आर। आर टू डेवलप रूरल इकोनॉमी। भाई कह रहा है कि जो मेजर डैश है ना, कि ग्रामीण बैंक क्यों स्थापित किए थे, ताकि भाई जो ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था है उसे सुधारा जा सके। और क्या हो, बाय प्रोवाइडिंग क्रेडिट, उन्हें लोन वगैरह दे, एंड अदर डैश, भाई उनको क्रेडिट भी देंगे और साथ में उनको कुछ और भी देंगे। इतना पढ़ के मुझे पता लगा भाई यहाँ पर कोई नाउन लगाएगा। क्रेडिट भी कोई नाउन था, एंड फिर कंजंक्शन की तरह काम करती, अदर इनको जोड़, अदर एडजेक्टिव की तरह काम कर जाता, और यहाँ पर कोई नाउन आता। अदर डैश फॉर एग्रीकल्चर, ट्रेड, कॉमर्स, इंडस्ट्री एंड अदर प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ इन द रूरल एरियाज़ भाई, ताकि ग्रामीण क्षेत्र में एग्रीकल्चर, ट्रेड, कॉमर्स, इंडस्ट्री और अदर प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ बसाई जा सके। डैश टू द स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। और अभी भी इसे पढ़ के इतनी सेंस आई थी कि भाई बसा तो रहा है लेकिन किसको देगा? स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को, छोटे किसानों को, एग्रीकल्चर लेबर्स को, जो ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड लेबर होती है ना हमारी ये, और आर्टिसंस। आर्टिसंस होते हैं स्किल्ड लेबर, आर्टिसन होते हैं स्किल्ड पर्सन, और स्मॉल एंटरप्रेन्योर जो भाई गांव में छोटा मोटा अपना व्यवसाय करते हैं, छोटे मोटे ये व्यापारी है। आर्टिसन का मतलब होता है स्किल्ड पर्सन, स्किल्ड लेबर्स, बेसिकली स्किल्ड पर्सन के लिए भी यूज़ होता है। याद कैसे किया? याद इसको लिंक वर्ड से किया। मैंने देखा आरती, इसके अंदर कह रहा है आरती और पीछे कह रहा है सन। कह रहा है जो आरती का सन है ना वो एकदम स्किल्ड है, तो इस आर्टिसन का मतलब ही क्या होता है जी? स्किल्ड पर्सन या फिर स्किल्ड लेबर। ठीक है, आगे बढ़े। देखो एक फुल स्टॉप आई और 3 फिलर्स तो आ गए, अब सिर्फ आगे 2 बचे हैं। एन आरआरबी स्पॉन्सर्ड बाय कमर्शियल बैंक। आरआरबी को जो ये होता है हमारा रीजनल रूरल बैंक होता है, इसे स्पॉन्सर कौन करता है जी? कमर्शियल बैंक करता है। फॉर द पर्पज़, किस लिए? दस, और पर्पज़ करता है क्या? द स्पॉन्सर बैंक रिक्वेस्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो बैंक स्पॉन्सर करता है ना, कहाँ है, कोई कमर्शियल बैंक स्पॉन्सर करेगा कि भाई यहाँ पर ग्रामीण बैंक खोलो, कैसे खोलेगा? वो क्या करेगा? स्पॉन्सर बैंक रिक्वेस्ट करेगा, किससे रिक्वेस्ट करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट से। और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी? इशू करेगी कोई नोटिफिकेशन आफ्टर कंसल्टिंग द डैश गवर्नमेंट। भाई एक बैंक क्या करेगा? रिक्वेस्ट करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट से कि भाई यहाँ पर ये वाला ग्रामीण क्षेत्र का बैंक खोल दो, और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट जो केंद्र सरकार होगी वो क्या करेगी? स्टेट गवर्नमेंट के साथ में डिस्कशन करेगी, कंसल्ट करेगी। ठीक है, द डैश, और द डैश स्टेट गवर्नमेंट, यहाँ कोई फिलर आएगा। ठीक है, नॉर्मली एन आर आर बी कवर्स 1 डिस्ट्रिक्ट बट इट ऑल्सो परमिटेड टू ओपन इट ब्रांचेज इन अदर डिस्ट्रिक्ट। कहता है आमतौर पर आर आर बी क्या करती है? कवर करती है एक ही डिस्ट्रिक्ट को, लेकिन वो उसे और भी परमिशन देता है कि भाई
और ब्रांचेज को भी कवर कर लो दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स के। सो फार द मैक्सिमम, इसीलिए क्या कह रहे हैं, द मैक्सिमम, एक मिनट, सो फार द मैक्सिमम डैश हैज़ बीन 8 डिस्ट्रिक्ट एज इन केस ऑफ मणिपुर रीजनल रूरल बैंक विच कवर द एंटायर स्टेट ऑफ द मणिपुर। कहता है यूँ तो एक ही डिस्ट्रिक्ट को कवर करो, लेकिन अगर मणिपुर का एग्जांपल देखें तो सबसे ज़्यादा यहाँ है। यहाँ क्या है नहीं पता, क्या है यहाँ पर नहीं मालूम, जहाँ कहता है कि 8 जिलों में इन्होंने अपने बैंक खोल रखे हैं। ठीक है, अब एक बारी हम हमारी ऑप्शंस भी पढ़ेंगे। देखो फर्स्ट में क्या कहता है, फर्स्ट में कहता है थीम, आइडियाज़, वर्क, ड्यूटी एंड ऑब्जेक्टिव। मुझे पता था यहाँ पर आर है तो नाउन कैसा चाहिए, प्लूरल नाउन, और अगर नाउन प्लूरल चाहिए तो थीम तो किसी हालत में नहीं आ सकता था, ड्यूटी नहीं आता, वर्क नहीं आता, फिर क्या बचता, फिर तो दो ही रास्ते बचते, या तो आइडिया बचता या फिर ऑब्जेक्टिव बचता। तो भाई एक आइडिया थोड़ी होगा, आपने, सरकार ने किसी बैंक को स्थापित किया, कोई स्थापना की है, क्यों, क्योंकि उसका कोई उद्देश्य रहा होगा, कोई आइडिया नहीं, कोई उद्देश्य रहा होगा, और उस उद्देश्य की सेंस देने के लिए मुझे यहाँ पर ऑब्जेक्टिव लगाना पड़ता। क्या लगाना पड़ता जी, ऑब्जेक्टिव लगाना पड़ता। अब एक बारी नेक्स्ट ऑप्शंस पर देख लो, द मेजर, और एक भरने के बाद पढ़ा करो, सेंस और क्लियर होती है। द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ इस्टेब्लिशिंग रीजनल रूरल बैंक्स आर टू डेवलप रूरल इकोनॉमी बाय प्रोवाइडिंग क्रेडिट एंड अदर डैश। भाई क्या देगा, आप मुझे एक बात बताओ, जो चीज़ एग्रीकल्चर में भी लगे, ट्रेड में भी लगे, कॉमर्स सेक्टर, इंडस्ट्री और अदर प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ के लिए क्या देगा, देखते हैं। फैसिलिटीज़ देगा, गुड्स देगा, आइटम देगा, वैल्यू देगा। तो आइटम तो बिल्कुल भी नहीं लगता, ना कोई वैल्यू की बात होती, गुड्स, एम्यूनिटी, इन सब चीज़ों की बात चलती। एम्यूनिटी क्या होता है भाई, एम्यूनिटी का मतलब तो होता है, एक हिंदी में एक एग्जैक्ट वर्ड होता है सुख साधन, कोई ऐसी चीज़ ना जो आपको कंफर्ट प्रोवाइड करे, जो आपको क्या करे, कंफर्ट प्रोवाइड करे, समथिंग विच प्रोवाइड्स कंफर्ट, समथिंग विच प्रोवाइड्स कंफर्ट। ठीक है, एम्यूनिटी का तो वही मतलब होता है। तो भाई कंफर्ट थोड़ी दे रहा है, कंफर्ट तो होगी, लेकिन वो ग्रामीण क्षेत्र में क्या देने चाह रहे हैं, वो फैसिलिटीज़ देना चाह रहे हैं, इसीलिए यहाँ क्या फिल्टर लगता जी, फैसिलिटी लगता। ठीक है, आगे देखते हैं। फैसिलिटी फॉर एग्रीकल्चर, ट्रेड, कॉमर्स, इंडस्ट्री एंड अदर प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ इन द रूरल एरियाज डैश टू दिस स्मॉल, किसको देगा, स्मॉल मार्जिनल फार्मर, एग्रीकल्चर लेबर, आर्टिसन एंड स्मॉल एंट्रीप्रेन्योर्स को। ठीक है भाई, ठीक है, देखो क्लियरली, सर्टेनली, सिमिलरली की तो कोई बात ही नहीं कर रहा, एक ही आदमी की बात कर रहा है, भाई गांव में ऐसा बैंक खुलेगा और इन लोगों को ये मिलेगी। तो सिमिलरली जैसी तो कोई सेंस नहीं है, लाइकली भी नहीं आया, और क्लियरली भी नहीं बना। क्लियरली यूँ नहीं बना भाई, क्योंकि क्लियरली तो जब देता जब आगे कोई बात करता, क्लियरली की भी कोई बात नहीं कर रहा, या तो सर्टेनली या पर्टिकुलरली। सर्टेनली तो होता निश्चित रूप से, लेकिन निश्चित रूप से थोड़ी देगा, बैंक खोल दिया, क्या पता उनको बेनिफिट ना मिले। तो वो आगे बता रहा है कि इसको, छोटे फार्मर को, एंट्रीप्रेन्योर्स को, स्किल्ड लेबर को, आर्टिसन को, इन लोगों को देंगे हम। तो ये लोग जो लोग इन चीज़ों से जुड़े हुए ना, सिर्फ उनको देंगे। तो यहाँ पर सेंस किसकी बनती, सेंस कहती यहाँ पर पर्टिकुलरली आना था कि भाई किसको मिलेंगी वो फैसिलिटीज़, पर्टिकुलरली टू दी स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। ठीक है, आगे कहता है सेंट्रल गवर्नमेंट which issues a notification after consulting the dash state government। अब भाई एक बात बताओ, सेंट्रल गवर्नमेंट कौन सी स्टेट गवर्नमेंट को नोटिस भेजेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट कौन सी स्टेट गवर्नमेंट को नोटिस भेजेगी। देखो नियरेस्ट को क्यों भेजेगी, हरियाणा में अगर बैंक खोलना है तो जो केंद्र की सरकार है, जो केंद्र में हमारी सरकार है दिल्ली में, वो किसको नोटिस भेजेगी, हरियाणा की सरकार को ही तो भेजेगी। तो भाई नेबरिंग, नियरेस्ट की तो बात ही नहीं होती, नियरेस्ट तो ये होता कि दिल्ली के पास जो पड़ता है उसको भेज दो, ऐसी तो कोई बात नहीं। जब हरियाणा में खोलना है तो परमिशन भी कौन देगी, कंसल्ट भी किससे करेगी, हरियाणा सरकार से। तो इसीलिए नियरेस्ट हटा। नेबरिंग क्यों भाई, पंजाब से क्यों कंसल्ट करेंगे जब खोलना ही हरियाणा में है, ये भी हटिया। या तो बच गया रिलेटेड या फिर कंसर्न। तो भाई कंसर्न इसका एग्जैक्ट आंसर बनता, कंसर्न इसका एग्जैक्ट आंसर बनता। रिलेटेड क्यों नहीं बनता भाई, रिलेटेड क्यों नहीं बनता, देखो रिलेटेड तो कोई भी स्टेट हो सकती थी, कोई भी स्टेट हो सकती थी, उस बैंक में अपनी ट्रांजैक्शंस करवाती। लेकिन कंसर्न का मतलब होता है जिम्मेवारी, इसके मतलब कौन है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल। आपने सुना भी होगा, हम स्कूल वगैरह में एप्लीकेशन लिखते थे, बिल वगैरह नहीं आया तो हम हमेशा लिखते थे टू दी कंसर्न अथॉरिटीज़, भाई जो इसके लिए जिम्मेवार है, जिनकी परमिशन इजाज़त चाहिए। तो यहाँ पर कंसर्न स्टेट आना था। ठीक है, कंसर्न होता है संबंधित स्टेट, इस तरह की सेंस देता। आगे देखो, विलिंग हटा देते, विलिंग की क्या बात है, जिसकी जिम्मेवारी है वही करेगा, विल ना विल की तो बात ही नहीं हो रही। एवरेज एंड क्लोजर बेनिफिशियरी कवरेज या फिर शेयर, इसका तो सीधा ही मिल गया। देखो आपको थोड़ी सी सेंस अगर आप पकड़ लेते ना तो आपको मिल जाता। यहाँ भी कवर कह रहा है, यहाँ भी कवर कह रहा है, तो क्या कहेगा, सो फार दी मैक्सिमम डैश, ऊपर भी कवर दिखा रहा है, यहाँ भी कवर, और ऑप्शन में भी मुझे
कवरेज दिखा रहा है। ऑप्शन में भी मुझे क्या दिखा रहा है जी, कवरेज दिखा रहा है। तो भाई इसीलिए यहाँ पर क्या आंसर लगता, कवरेज लगता। ठीक है, कवरेज टू दी मैक्सिमम, कि भाई इतनी मैक्सिमम कवरेज की है मणिपुर के अंदर। ठीक है, पहला क्लोज टेस्ट हो गया, बहुत ईजी था। आगे बढ़े, देखो नेक्स्ट क्लोज टेस्ट क्या कहता है जी। नेक्स्ट क्लोज टेस्ट कहता है डिजिटल इंडिया। डिजिटल इंडिया जो है ना वो क्या है, कैन बी द प्राइम। वो प्राइम है, प्राइम होता है जी मेन, मेजर। कैन बी द प्राइम, प्राइम क्या है मुझे नहीं पता अभी। डिजिटल इंडिया कैन बी द प्राइम डैश बिहाइंड, यहाँ कोई नाउन चाहिए। क्यों, द आर्टिकल प्राइम एडजेक्टिव, कोई नाउन चाहिए। कैन बी द प्राइम बिहाइंड मेकिंग ए रियलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। भाई कैन बी द प्राइम डैश बिहाइंड मेकिंग ए रियलिटी ऑफ द गवर्नमेंट प्रोमिस, कि भाई सरकार ने जो वादा किया ना, मिनिमम गवर्नमेंट। भाई मिनिमम गवर्नमेंट मतलब कम से कम लोग बिठाएंगे हम अपने, और मैक्सिमम गवर्नेंस, और काम ज़्यादा से ज़्यादा होगा, इसीलिए तो ऑनलाइन पोर्टल बना दिया। पहले ऑफलाइन काम होता था, डिजिटल इंडिया से क्या होगा भाई, पहले ऑफलाइन काम होता था, दफ्तरों में जाओ, चक्कर लगाओ, वहाँ बैठे लोगों को सैलरी दो। अब इन्होंने डिजिटल कर दिया। अब क्या है भाई, एक दफ्तर बना दिया, वहाँ कुछ कर्मचारी लगा दिए, आप कहीं भी किसी भी देश के कोने से सीधा यहाँ अप्लाई करो। इसीलिए कह रहे हैं इन लोगों की जॉब भी जा रही है। तो ये बात कह रहा है कि ये सरकार का वादा था भाई, मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस। ठीक है, सच ए ट्रांसफॉर्मेशन रिक्वायर्स टेक्नोलॉजी टू बी फर्मली डैश इनटू गवर्नमेंट, समथिंग दैट डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट लिस्ट एज वन ऑफ इट्स फॉरमोस्ट ऑब्जेक्टिव। कहते हैं भाई जो डिजिटल इंडिया की स्कीम चला रहे हैं ना, वो सबसे मेन चीज़ है। क्या है मेन चीज़ अभी नहीं पता, ब्लैंक दे रखा है। किस चीज़ में सरकार ने जो वादा किया था कि मैक्सिमम गवर्नेंस देंगे मिनिमम गवर्नमेंट के साथ। और कहता है इस तरह का अगर आपको बदलाव चाहिए ना सरकारी लोकतंत्र में, आपको सरकारी तंत्र में आपको डिजिटलाइजेशन चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर्मली दृढ़ता के साथ कुछ करना पड़ेगा इनटू गवर्नमेंट में, समथिंग दैट डिजिटल इंडिया। और भाई ये ऐसी चीज़ है जो डिजिटल इंडिया की लिस्ट में ना फॉरमोस्ट ऑब्जेक्टिव, इसका टारगेट था, सर्वप्रथम टारगेट यही था, सर्वप्रथम ऑब्जेक्टिव ये था। फॉरमोस्ट का मीनिंग ही होता है हिंदी में सर्वप्रथम। ठीक है, आगे क्या कहता है, एम्बेडिंग टेक्नोलॉजी। एम्बेडिंग टेक्नोलॉजी, देखो टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करवाने, एम्बेडिंग बोल रहा है वैसे ये, यहाँ पर देखते हैं आप एम्बेडिंग कोई सेंस क्रिएट करेगा क्या। एम्बेडिंग टेक्नोलॉजी इनटू गवर्नमेंट, भाई सरकार के अंदर अगर इस तरह की टेक्नोलॉजी आपको डालनी है ना, तो डैश विल डू 3 थिंग्स। एम्बेडिंग टेक्नोलॉजी इनटू गवर्नमेंट डैश विल डू द 3 थिंग्स, 3 चीज़ें हो जाएंगी अगर इस तरह की हमने टेक्नोलॉजी सरकार के अंदर डाल दी, इस तरह से डिजिटलाइजेशन कर दिया। क्या होगा, ट्रांसफॉर्म द गवर्नमेंट, सरकार बदलेगी, सिस्टम और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होगा और प्रभावशाली भी होगा, और साथ ही साथ लाइफ बदलेगी किसकी, सिटीजन्स की, ट्रांसफॉर्म होगी, स्पेशली दोज, खासकर उन लोगों की जो कि बॉटम पर है डैश पिरामिड के, और मेक आवर इकोनॉमी मोर एफिशिएंट एंड कॉम्पिटिटिव। सीधी सी बात है, डिजिटल इंडिया का गुणगान कर रहा है, कह रहा है कि भाई डिजिटल इंडिया सबसे प्राइम चीज़ है। मुझे नहीं पता क्या है, ऑप्शंस देखेंगे किस चीज़ में सरकार के वादे में कि मैक्सिमम गवर्नेंस मिनिमम गवर्नमेंट। फिर कहता है सरकार क्या करेगी, सरकारी तंत्र में डिजिटलाइजेशन करना चाह रही है जिससे ट्रांसपेरेंसी हो, लोगों की लाइफ भी बदले, और साथ ही साथ क्या हो, एफिशिएंट भी हो, प्रभावशाली सिस्टम भी हो, और खासकर किन लोगों को मौका मिले जो कि बॉटम में है। किसके बॉटम में है, पिरामिड के। पिरामिड कैसा है, डैश लगा रहा है, हमें नहीं पता। ठीक है, और हमारी इकोनॉमी कैसी हो, प्रभावशाली भी और कॉम्पिटिटिव भी हो। ये 2014 MC किन्सी ग्लोबल इंस्टीट्यूट, 2014 में कोई ग्लोबल इंस्टीट्यूट है ये, उसका नाम है MC किन्सी। उसने प्रिडिक्ट किया, उसने क्या प्रिडिक्ट किया, दैट द लार्ज स्केल डैश, कि भाई लार्ज स्केल पर डैश करोगे आप टेक्नोलॉजी का थ्रू डिजिटल इंडिया पोजीशन इंडिया विद द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी येट टू एक्सेलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ। भाई कोई ये था हमारा, कहाँ है, 2014 में कोई ग्लोबल इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट थी जिसने प्रिडिक्ट किया था कि भाई लार्ज स्केल पर अगर आप इस डिजिटलाइजेशन को अपनाओगे ना, तो क्या होगा, इंडिया की पोजीशन भी बढ़ेगी, और ये सबसे बड़ा मौका होगा आपकी इकोनॉमी को ग्रोथ करने का, एक्सेलरेट करने का। ठीक है, सेंस डेवलप कर ली। अब एक बारी ऑप्शंस भी देख लो। फिर देखो ऑप्शंस में है डिजिटल इंडिया कैन बी द प्राइम डैश बिहाइंड, क्या होगा प्राइम। देखो डिजिटल इंडिया तो मदद कर रहा है ना सरकार के प्रोमिस में, तो हिंड्रेंस तो वैसे भी नहीं होगा, और यही करना होता है भाई, जो नहीं होते सबसे पहले तो उन्हें हटाओ। हिंड्रेंस तो बिल्कुल भी नहीं होना था, इम्पैक्ट भी नहीं होना था, या तो फैक्टर्स या फिर कुछ और। अब डिजिटल इंडिया तो एक है, तो कैन बी द प्राइम फैक्टर होता तब भी मैं सोचता फैक्टर्स भी नहीं होना था। अब आया या तो माइट या फिर फोर्स। तो भाई सरकार को इतने सारे काम करने हैं, ये जो गवर्नेंस लानी है ना, मैक्सिमम गवर्नेंस और मिनिमम गवर्नमेंट के साथ,
ये कैसे लाएगी सरकार? ये सरकार लाएगी जब उसके पास कोई फोर्स होगा, कोई ताकत होगी, ठीक है। तो भाई वो फोर्स यहाँ पर वर्ड एग्जैक्ट लगता है। देखो माइट भी सेंस करता, लेकिन दोनों में से भाई जो आंसर माना गया वो फोर्स माना गया। माइट होता है ताकत, बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी हो जाती, और फोर्स होता है भाई एक फोर्स होता है, एक तरह का फोर्स है कि भाई ऐसा कर देगी, जरूरी नहीं है ऐसा होगा, पर उम्मीद बहुत ज़्यादा है कि हाँ ऐसा होगा, इसीलिए यहाँ पर फोर्स लगाया। माइट बहुत ज़्यादा हाई इंटेंसिटी वर्ड लगता, ठीक है। आगे देखो क्या कहता है, सच ए, इसका आंसर बनाते हैं आप फोर्स। आगे क्या कहता है जी, सच ए ट्रांसफॉर्मेशन रिक्वायर टेक्नोलॉजी। ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन कब चाहिए, ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन कब मिलेगी, जब टेक्नोलॉजी जो होगी ना वो फॉर्मली डैश हो जाएगी गवर्नमेंट के अंदर। क्या हो जाएगी? इसका आंसर तो एम्बेडेड था, मुझे यहीं दिख गया था, एम्बेडिंग टेक्नोलॉजी। भाई ऐसा कब होगा? जब जो टेक्नोलॉजी को है ना फॉर्मली एम्बेड करना पड़ेगा। एम्बेड का मतलब होता है, हिंदी में एक वर्ड नहीं कहते, धस जाना, धसाना पड़ेगा सरकार के अंदर, तब जाके ऐसे स्टेप्स लिए जाएंगे, ठीक है। इनटू द गवर्नमेंट डैश। अब भाई गवर्नमेंट डैश क्या होगा? या तो गवर्नमेंट ऑफिसेज या फिर गवर्नमेंट हायरार्कीज, हिरार्की। ये तो बिल्कुल भी नहीं होता, ये तो होता है जी पदसीन, जो उस पे हो, पद वगैरह पर हो, उस सेंस में ये वर्ड यूज़ किया जाता है, पदोसीन, लीडर वगैरह के लिए। तो ये तो नहीं बनता, या तो बनता ऑफिसेज या बनता प्रोसेसेस, डिटेल या ऑर्गेनाइजेशन। तो भाई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन थोड़ी, सरकार तो अपने आप में ही एक तंत्र है, डिटेल भी नहीं। या तो प्रोसेसेस बनता या फिर ऑफिसेज बनता। अब ना ऑफिसेज की बात नहीं करेगा, ऑफिस तो यार कितने सारे सरकारी दफ्तर है, उन सब की बात थोड़ी करेगा। ये बात करेगा कि जिस तरीके से सरकार ऑपरेट करती है ना, जो उसके काम करने का प्रोसेस है, ये उस प्रोसेस की बात करेगा। यहाँ क्या लगाओगे? प्रोसेसेस लगाओगे, ठीक है। और अगले वाले में क्या कहता था, स्पेशली टू दी दोज हु आर एट दी बॉटम ऑफ डैश पिरामिड। स्पेशली टू दी दोज हु आर एट दी बॉटम ऑफ डैश पिरामिड। आपको पता है, अगर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी हो तो इकोनॉमिक्स में ना ये सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया को एक पिरामिड की हेल्प से समझाते थे। हम तैयारी करते थे तब मैंने पढ़ा था, तो मुझे थोड़ा थोड़ा याद है, एग्जैक्टली तो मुझे अब ध्यान में नहीं है भाई। ये एक पिरामिड सा होता था, इसमें नीचे सबसे ज़्यादा उन लोगों को रखते थे जो वो होते थे, दबे कुचले होते थे। तो इकोनॉमिक्स वाला बच्चा हो, इस पिरामिड के बारे में थोड़ा पता हो तो कमेंट बॉक्स में लगाए। तो भाई ये तो एक इकोनॉमिक्स की टर्म थी, ठीक है। और वो पिरामिड ना एक्चुअली में एग्जिस्ट करता ही नहीं था, वो उसको मान के चलते थे कि ऐसा ऐसा होता है, ऐसा ऐसा होता है, एक्चुअली में एग्जिस्ट करता ही नहीं था। तो यहाँ पर क्या होना था, और भाई था इतना फेमस कि हर इकोनॉमिस्ट को उसके बारे में पता है, तो यहाँ पर ना प्रोवर्बियल आना था। क्यों? देखो मिथिकल तो होता है, जो बात मिथ है, कोई जानता है कोई नहीं जानता। इनफेमस तो है ही नहीं, वो तो बहुत अच्छे से जाना हुआ है। हाइपोथेटिकल भी होता है दिखावटी रूप से, लेकिन यहाँ पर ना प्रोवर्बियल, कि भाई कहावतों में तो यूज़ होता है। प्रोवर्बियल यहाँ पर यूज़ देता कि वेल नोन है, कहावतों में तो यूज़ होता है वो पिरामिड, लेकिन एक्चुअली में वो पिरामिड एग्जिस्ट ही नहीं करता। इकोनॉमिक्स की टर्म थी ये, ठीक है, प्रोवर्बियल पिरामिड, ठीक है। यही इसका आंसर था, बॉटम ऑफ द प्रोवर्बियल पिरामिड एंड मेक आवर इकोनॉमी मोर एफिशिएंट एंड कॉम्पिटिटिव। अब क्या कहता है, 2014 एमसी किन्सी ग्लोबल इंस्टीट्यूट रिपोर्ट प्रेडिक्ट दैट द लार्ज स्केल डैश ऑफ टेक्नोलॉजी। लार्ज स्केल पर क्या करोगे? टेक्नोलॉजी को एनहांस तो उस चीज़ को करते हो जो पहले से ही है, अभी तो पहले से है ही नहीं, अब तो डिजिटल इंडिया शुरू किया, अब तक तो सरकार ऑनलाइन करवाती नहीं थी, अब हो रही हैं चीज़ें। तो एनहांसमेंट भी हटा देते, एंटिसिपेशन भी हटा देते, मॉनिटर होता है, कंट्रोल करना नहीं करता जी, प्रोडक्शन भी नहीं, क्या करता? एडेप्टेशन, एडेप्टेशन, ये इसका वर्ड था। ऐसे ऐसे 3 वर्ड होते हैं, ऐसे ऐसे 3 वर्ड होते हैं। एक तो ये वाला एडेप्ट होता है, एक ये वाला एडेप्ट होता है, ये ई होता है। मैं दोबारा लिखता हूँ, एक सेकंड। एक तो ये वाला एडेप्ट होता है, ठीक है, एक ये वाला एडेप्ट होता है, और एक ये वाला एडोप्ट होता है। देखो ये एडोप्ट तो होता है गोद लेना, कहते नहीं है ही वॉज एन एडोप्टेड चाइल्ड, वो गोद लिया हुआ था। तो ये जो ओ आता है ना, वो तो भाई गोद लेने वाली सेंस देता है, ठीक है। अब बारी आई इन 2 एडप्ट की। ये कौन कौन से एडप्ट होते हैं देख लो एक बारी, सीख ही रहे हैं तो। ये वाला जो, एक सेकंड, ये कट क्यों रहा है? ये वाला जो एडेप्ट होता है जी, इसका मीनिंग होता है बिल्कुल निपुण हो जाना। किसी चीज़ में बिल्कुल स्किल्ड हो गए आप। क्या हो गए? किसी चीज़ में, लिखा ही नहीं जा रहा, किसी चीज़ में बिल्कुल स्किल्ड हो गए। क्या हो गए? हम किसी चीज़ में बिल्कुल स्किल्ड हो गए। उस वाले एडेप्ट का तो मीनिंग होता था जी किसी चीज़ में बिल्कुल स्किल्ड हो जाना, एडेप्ट बोलते हैं इसको, स्किल्ड हो जाना, ठीक है। और ये वाला जो एडेप्ट होता है ना, इसका मतलब होता है बदलाव करना, इम्प्रूवमेंट के लिए, मॉडिफाई करना नेसेसिटी के अकॉर्डिंग। ए होता है ये ए होता है, दोबारा लिखना पड़ेगा, एडेप्ट।
इसका मतलब होता है मॉडिफाई करना, ढाल लेना अपने आप को उस चीज़ में, मॉडिफाई करना उन नेसेसिटीज़ को पूरा करने के लिए। ठीक है, यही था क्लोज टेस्ट, बहुत ईजी था। आगे बढ़ो, आगे क्या कहता है, आई हैव फाइनली डिसाइडेड टू बाइट ए बुलेट एंड लर्न हाउ टू कोड। देखो बाइट ए बुलेट ना एक ईडियम होती है, एग्जाम में कई बार ईडियम का एरर कई बार बना देते हैं। बाइट ए बुलेट ना ईडियम नहीं होती, एल नहीं होता, वहाँ होता है बाइट दी बुलेट, बाइट दी बुलेट। अब आप सोचोगे कि बुलेट को कैसे चबाएगा कोई, बाइट दी बुलेट, तो भाई इसको ऐसे याद रखो, बाइट दी बुलेट का मतलब होता है कि आप कोई जोखिम भरा काम करने जा रहे हो, आपने डिसीजन ले लिया कि मैं इस काम को करूँगा, इसका मीनिंग होता है टू टेक ए रिस्क। भाई मैंने फाइनली डिसाइड कर लिया कि मैं ना कोडिंग सीखूंगा, तो आपने एक रिस्क ले लिया, एक जोखिम भरा काम करने का मन बना लिया, एक डिसीजन कर लिया। हिंदी में कहावत नहीं कहते हम, वो क्या थी, लोहे के चने चबाना जैसी, ऐसी कोई सेंस थी। भाई आप कोई डिफ़िकल्ट काम करने जा रहे हो, यही कहावत थी शायद, लोहे के चने चबाना, तो वही सेंस ये देता है कि कोई डिफ़िकल्ट काम आप करने जा रहे हो। ठीक है, आगे क्या कहता है जी, आगे कहता है द रेंटर वुड हैव ए वेरी स्ट्रॉन्ग डिफेंस अगेंस्ट एनी अटेम्प्ट ओवर एविक्शन ऑन द बेसिस ऑफ ब्रीच ऑफ अनफेयर टर्म्स। भाई इसके अंदर ना अटैम्प ओवर नहीं, इसके अंदर फ्रेजल वर्ब का एरर था। यहाँ क्या बनाते हैं, यहाँ बनाते हैं अटैम्प एट। अटैम्प एट क्या होता है कि कोई प्रयास करना, कोई प्रयास करना, किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए एफर्ट करना। ठीक है, तो कह रहा है भाई जो रेंटर है ना उसके पास बहुत स्ट्रॉन्ग डिफेंस होगा अगर कोई प्रयास किया गया अटैम्प्ट एट एविक्शन, एविक्शन के लिए ऑन द बेसिस ऑफ ब्रीच ऑफ अनफेयर टर्म्स, कि भाई उसे निकाल दिया गया ब्रीच ऑफ अनफेयर टर्म्स, गलत तरीके से लगा रहा हो तो। ठीक है, थर्ड को पढ़ो, द एयरलाइन सेड इट हैड टेकन द डिसीजन आफ्टर कंडक्टिंग ए थोरोली सेफ्टी एंड सिक्योरिटी रिव्यू ऑफ इट्स इंडिया सर्विस थ्रू द ईरानियन एयरस्पेस। देखो पढ़ते ही एरर मिल गया भाई, पढ़ते ही एरर मिल गया। ए तो कोई आर्टिकल था, सेफ्टी कोई नाउन था, तो फिर एडजेक्टिव लगाता ना, फिर एडवर्ब क्यों लगाई, इसने लगाना था एडजेक्टिव। ये क्या कहता, ये कहता थोरो, ये क्या कहता बच्चों, ये कहता थोरो, थोरो सेफ्टी। कैसी सेफ्टी, थोरो सेफ्टी। ठीक है, आगे देखो क्या कहता है, आगे कहता है जी, एक सेकंड आगे कहता है द आरबीआई clarification comes day after India's commerce minister following a meeting with technology and payment companies said the central bank would look into concern raised by the industry। कोई दिक्कत नहीं है, सेंटेंस बिल्कुल ओके था। ठीक है, फिफ्थ को पढ़ लो। देखो इनमें सेंस निकालने मत बैठ जाना, कोई आवश्यकता नहीं होती, ग्रामर से ही हम पकड़ लेते हैं। एरर कई बार ऐसे आएंगे, सेंस नहीं निकालनी आएगी, तो उस टाइम पे कोशिश मत करना, सीधा हम एरर ढूंढ लेंगे। ठीक है, देखो क्या कहता है अगले वाले में, देखो To many who have worked in and admired Hong Kong, the city is too valuable a beacon of what can be achieved with imagination। एक आधा वर्ड सीखने वाला, अभी तो सीख ही रहे हैं। बीकॉन का मतलब क्या होता है, एक सिग्नल वगैरह नहीं देते क्या, कई बार आपने देखा होगा भाई, एक लाइट हाउस सा होता है, समंदर के बीच में एक पिलर होता है, वहाँ से एक लाइट जलती रहती है शिप्स वगैरह को दिखाने के लिए, उस तरह के सिग्नल को कहते हैं कोई सिग्नल फायर। कई बार क्या होता है, पहाड़ी वगैरह के ऊपर एक आग लग रही है, सिग्नल मिलता है कि यहाँ कोई फंसा हुआ है, एक हल्की सी रोशनी छोड़ दी, उस सेंस में ये वर्ड यूज़ होता है। ठीक है, एरर की अगर बात आई ना, कहते हैं टू मैनी। भाई एक बात बताओ, हु विच दैट आपने तो सीखा था, हु विच दैट अपने से आगे आने वाले नाउन के अकॉर्डिंग वर्ब लेते हैं अपने से पहले, तो भाई हु के लिए हैव वर्ब आई, बहुत ओके, लेकिन आई किसके अकॉर्डिंग, इस मैनी के लिए। तो भाई अगर किसी चीज़ के लिए वर्ब आ रही है तो वो चीज़ सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। तो अब तक तो आपको लगता था कि भाई ये तो मैनी तो सिर्फ कोई ना कोई एडजेक्टिव होता है, लेकिन अब ये मैनी किसकी तरह काम कर गया, प्रोनाउन की तरह काम कर गया, किन्हीं को रिप्लेस कर रहा है। ठीक है, तो भाई यहाँ पर ना एक सेकंड रुको आप, अगर ये मैनी एडजेक्टिव होता तो ये टू एडवर्ब आती और ओके हो जाता, लेकिन मुझे पहली बारी में सेंटेंस पढ़ के पता लगा, मैंने क्या सोचा होगा, मैंने सोचा होगा कि जी टू तो कोई एडवर्ब है, मैनी कोई एडजेक्टिव, यहाँ तक ओके, लेकिन आगे हु दिखा और हु से पहले तो कोई नाउन आता है जिसके अकॉर्डिंग वर्ब आती है, तब मुझे पता लगा भाई कोई नाउन या प्रोनाउन चाहिए था, इसीलिए मुझे पता लगा कि ये मैनी यहाँ पर कोई एडजेक्टिव नहीं, या तो कोई नाउन है या फिर कोई प्रोनाउन है। प्रोनाउन है तो भाई किसी को रिप्लेस कर रहा है नाउन को, और वैसे हर वर्ड अपने आप में नाउन होता ही है। तो मुझे ये बात पता लगी इस हु और इस हैव को देख के कि इस मैनी को बच्चों सब्जेक्ट बनना पड़ेगा, इस मैनी को क्या बनना पड़ेगा, सब्जेक्ट बनना पड़ेगा, और एडजेक्टिव कभी भी सब्जेक्ट नहीं बनता। इसीलिए मुझे पता लगा कि ये मैनी यहाँ पर
एडजेक्टिव की तरह बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि इस मैनी को क्या बनना पड़ेगा? सब्जेक्ट बनना पड़ेगा। ठीक है, एक बात क्लियर, अगर ये सब्जेक्ट है भाई, ये नाउन है या प्रोनाउन है, तो इसके लिए एडवर्ब थोड़ी आएगी, फिर तो यहाँ एडवर्ब आनी ही नहीं चाहिए। फिर यहाँ पर क्या आता? या तो कोई एडजेक्टिव लगाता, और ये टू एडजेक्टिव तो होता नहीं, या इस टू को हटाता। तो मुझे थोड़ी सी सेंस मिली कि यहाँ पर ना ये प्रीपोजिशन आती, ये कुछ ऐसा बनता टू मैनी। अब बात बनता टू मैनी का मीनिंग क्या होता है? टू मैनी का मीनिंग होता है फोर मैनी। भाई अब मैं आपको समझाता हूँ एक और चीज़ से, अच्छी चीज़ है ये। देखो एक सेंटेंस लिखता हूँ, दिस जॉब, आपने सीखा है क्या? प्रपोजिशन के बाद दिस जॉब वैल्यूज, प्रपोजिशन के बाद या तो सब्जेक्ट आता है या फिर उसका ऑब्जेक्ट आता है, क्योंकि प्रपोजिशन जोड़ता है किसी नाउन या प्रोनाउन को। तो भाई अब ये देखो क्या कहता है, दिस जॉब वैल्यूज ए लॉट टू हिम। यहाँ पर भी तो देखो, यहाँ भी तो एक टू कोई प्रीपोजिशन आई और हिम कोई प्रोनाउन आ गया। तो उसी तरह भाई यहाँ पर भी टू ये प्रीपोजिशन आती और ये मैनी यहाँ पर प्रोनाउन की तरह काम करता। कहता वे लोग जो ऐसा सोचते हैं, तो यहाँ पर इस टू को हटा के क्या करते हैं आप? टू मैनी। भाई वो लोग जो ऐसा सोचते हैं, हु हैव वर्क इन, जिन्होंने, वो लोग, टू मैनी वो बहुत सारे लोग जिन्होंने काम किया है, हु हैव वर्कड इन, काम किया है। या फिर टू मैनी जो एडमायर करते हैं हांगकांग को, उन्हें पता है कि ये जो सिटी है ना, ये टू वैल्यूएबल है। सिटी कैसी है? टू। ठीक है, तो कहाँ थे हम? एक मिनट दीज एंटरप्राइजेज, हाँ, टू मैनी वाले पर थे। ठीक है भाई, इसीलिए यहाँ पर ना सब्जेक्ट चाहिए था, तो मुझे पता लगा या तो नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा। तब मुझे पता लगा कि ये या तो नाउन है, प्रोनाउन है, और ये नाउन प्रोनाउन है, तो फिर यहाँ पर एडवर्ब नहीं, प्रीपोजिशन टू आएगी। अब मेरा सेंटेंस करेक्ट हो जाता। आगे बढ़ो। सिक्स्थ क्या कहते हैं? सिक्स्थ कहता है जी आपसे, सिक्स कहता है, दीज एंटरप्राइजेज ऑल्सो नीड एक्टिव बॉन्ड मार्केट्स एंड डेरिवेशंस दैट डिस्ट्रीब्यूट रिस्क वाइडली, नॉट ओनली टू रेज डेप्ट डायरेक्टली बट ऑल्सो वाया नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। देखो फिर इकोनॉमिक्स की टर्म आएगी। डेरिवेशन तो वो होता है, मैथ वगैरह में कोई फॉर्मूला नहीं निकालते क्या? ए प्रोसेस ऑफ गेटिंग फॉर्मूला। डेरिवेशन तो वो होती है कि भाई डेरिवेशन कर रहे हैं, डेरिवेशन कर रहे हैं। लेकिन ना यहाँ पर इकोनॉमिक्स की टर्म होती है और मैथ की भी टर्म होती है, एक होती है डेरिवेटिव। क्या होती है जी? डेरिवेटिव। यहाँ पर वो इकोनॉमिक की टर्म आनी थी, डेरिवेटिव। उस डेरिवेटिव्स का क्या मीनिंग होता है? डेरिवेटिव्स, ये वाली टर्म आनी थी, डेरिवेटिव्स। उस डेरिवेटिव का क्या मीनिंग होता है भाई? प्रोडक्ट्स हैं ये। क्या है ये? प्रोडक्ट्स है, हुज वैल्यू डिपेंड ऑन एसेट्स। इस तरह की इकोनॉमिक्स की टर्म होती है। तो यहाँ पर ये वाला डेरिवेशन ही डेरिवेटिव्स आना था। ठीक है, सेवंथ को पढ़ लो एक बारी। Some economists had conjectured that a top 20% growth rate was required to get atop the unemployment problem। देखो कंजंक्चर का मतलब होता है अटकलें लगाना। इलेक्शन वगैरह हो जाते हैं, उसके बाद अटकलें नहीं लगाते क्या? किसकी सरकार बन रही है, क्या हो रहा है, उन चीज़ों को भी क्या कहते हैं जी? कंजंक्चर कहते हैं। तो ये मीनिंग हो गया कंजंक्चर का मतलब टू गैस, कोई चीज़ आपको गैस करना, किसी चीज़ का आइडिया लगाना। ठीक है, तो कुछ इकोनॉमिस्ट ने क्या कहा कि भाई लगभग 20% ग्रोथ चाहिएगी, किसके लिए? इस बेरोजगारी की समस्या को हटाने के लिए। यहाँ पर ना फ्रेजल वर्ब का एरर था। पहली चीज़ तो यहाँ टाइपिंग का एरर हो गया। यहाँ ये देना चाहता था गेट ए टॉप, ये पूरा इकट्ठा था, गैप नहीं आना था। गेट ए टॉप का मतलब होता है किसी चीज़ के टॉप पर पहुँच जाना। गेट ए टॉप का मतलब होता है टू गेट ऑन टॉप ऑफ समथिंग, किसी चीज़ के टॉप के ऊपर पहुंच जाना। उस चीज़ को क्या कहते हैं जी? हम उस चीज़ को कहते हैं गेट ए टॉप। ठीक है, और दूसरी बात जो यहाँ पर आई, यहाँ पर फ्रेजल वर्ब आती गेट ओवर। तो भाई इकोनॉमिस्ट ये बात थोड़ी कहेंगे कि इतनी 20% ग्रोथ कर दो और बेरोजगारी के टॉप पर पहुंच जाओ, चरम सीमा पर पहुंच जाओ। वो ऐसी सेंस थोड़ी देंगे। वो तो कहेंगे कि 20% की ग्रोथ करोगे तब जाके बेरोजगारी से आपका छुटकारा होगा, उस समस्या को ओवरकम कर पाओगे। तो यहाँ पर ओवरकम करने के लिए ये वाली फ्रेजल वर्ब मुझे देनी पड़ती, गेट ओवर। इस गेट ओवर का मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है टू ओवरकम। क्या करना? टू ओवरकम। ठीक है, क्लियर है बात मेरी? आगे बढ़ें। देखो आगे क्या कहता है जी, इंडियाज़ मार्केट रेगुलेटर री इन्फोर्स डिस्क्लोजर रूल्स फॉर व्हेन दी शेयर्स इन ए कंपनी इज प्लेस्ड एज collateral and tighten rule for mutual funds to try to protect minority shareholders and retail investors। एक मिनट, कहाँ एरर मिला इसके अंदर? इंडियाज़ मार्केट रेगुलेटर री इन्फोर्स डिस्क्लोजर रूल्स फॉर व्हेन द शेयर्स इन ए कंपनी इज प्लेस्ड। देखो शेयर सब्जेक्ट क्या है?
सब्जेक्ट ढूंढो एक बारी, सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट तो शेयर्स है, और शेयर्स अगर सब्जेक्ट है तो वर्ब इज नहीं, वर्ब क्या आती? आर। शेयर्स आर प्लेस्ड एज कोलेटरल एंड टाइटन दी रूल्स। ठीक है, सेंस मत निकालना, इकोनॉमिक्स की बातें हैं, म्यूचुअल फंड वगैरह वाली। सेंस निकालने बैठोगे तो सेंस नहीं निकाल पाओगे, इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी तो नहीं निकाल पाओगे सेंस, लेकिन ग्रामर का एरर बनेगा, ये बात पता है। आगे कहता है वी फाउंड दैट पार्टिसिपेंट्स जजमेंट्स ऑफ हाउ क्रेडिबल द इमेजेस वर डिडंट वेरी विद द डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट वी पुट देम इन। भाई यहाँ पर थोड़ा सा एरर ऐसा था जो शायद सपोर्ट नहीं हो पाता। देखो ये क्या है, यहाँ पर ना पार्टिसिपेंट कोई एक नहीं रहा होगा, कई सारे लोग रहे होंगे, कई सारे रहे होंगे ना, तो यहाँ पर ये जो नाउन आना था ना, ये नाउन प्लूरल आना था, ये इस तरह का नाउन आना था। और आपको पता है जब प्लूरल नाउन के साथ एपोस्ट्रोफे एस लगाते हैं तो फिर उसके पीछे एस नहीं लगाते, सिर्फ और सिर्फ एपोस्ट्रोफे का क्या लगा देते हैं जी? साइन लगा देते हैं। क्या लगाते हैं? साइन लगा देते हैं। तो यहाँ आना था पार्टिसिपेंट, पार्टिसिपेंट्स, ये एपोस्ट्रोफे, और आगे क्या लगा देता? जजमेंट्स लगा देता, सेंटेंस करेक्ट हो जाता। भाई एरर स्पॉट नहीं हुआ होगा, ऑब्वियस एरर नहीं था, बट एग्जाम में दिया था तो मैंने सोचा आपको बता दूं। ठीक है, ये था। और एक चीज़ और इसके अंदर मुझे आपको क्या बतानी थी, द जजमेंट्स डिडंट वेरी विद, इस जजमेंट के लिए ये डिडंट आ गई। और आगे क्या कहते हैं, वी फाउंड दैट पार्टिसिपेंट जजमेंट्स ऑफ हाउ क्रेडिबल द इमेजेस वर, ये पूरा एक साथ था, इसके लिए ये वाली वर्ब आ गई, हेल्पिंग वर्ब, एडवर्ब, और ये वेरी मेन वर्ब। ठीक है, आगे बढ़ो, 10th को पढ़ो एक बारी। 10th क्या कहता है, एग्जिस्टिंग टीनेट्स ऑफ डिजायरेबल हाउस शेयर्स कैन अफोर्ड टू बी चूजी अबाउट होम दे लिव विद, स्क्रीनिंग कैंडिडेट्स ऑन एवरीथिंग फ्रॉम देयर डाइटरी प्रेफरेंस टू देयर पॉलिटिकल बिलीफ और देयर स्टार साइंस। भाई कहता है जो किराएदार वगैरह है ना, वो मकान वगैरह खरीदना चाहते हो, हाउस शेयर करना चाहते हो, तो वो अफोर्ड कर सकते हैं। क्या अफोर्ड कर सकते हैं कि भाई चूज ही बने कि हमारा पड़ोसी कौन होगा, अबाउट हु दे लिव। तो यहाँ पर ना एक इंट्रोडक्शन ही तो आएगा, वो जो अभी किराए पे लोग रह रहे हैं, वो मकान वगैरह खरीद रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हाउस शेयर्स वगैरह खरीदेंगे, तो वो ना इतना अफोर्ड कर सकते हैं कि वो चूज ही हो जाए कि भाई हम तो इसी व्यक्ति के पड़ोस में लेंगे। भाई हम अक्सर यही तो कहते हैं कि भाई हमारे जैसे ही लोग हों जिनके आसपास हम रहते हैं, वैसा ही पड़ोस हो, लड़ाई झगड़ा हम ना हो। तो भाई यहाँ पर ना होम नहीं, यहाँ पर क्या लगाता? हु लगाता, क्योंकि आगे उस चीज़ का इंट्रो दे रहा है, तो इसको सब्जेक्टिव तौर पे लगाना था ना। कहता कैन अफोर्ड टू बी चूजी अबाउट हु दे लिव विद, कि भाई किसके साथ रहेंगे, और साथ ही साथ स्क्रीनिंग कर सकते कैंडिडेट्स की, उन्हें अलग अलग कर सकते हैं, उनके डाइटरी प्रेफरेंस है, भाई क्या क्या खाते हैं, कोई नॉन वेज वेज तो नहीं खाता, उनके पॉलिटिकल विचार्स कैसे, किन किन स्टार्स को वो फॉलो करते हैं, क्या क्या उनकी सोच है, इस हिसाब से वो अपने नेबर्स को चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हुम की बजाय हु लगाता, सब्जेक्टिव दिखाता। ठीक है, आगे 11th को पढ़ो। द प्रीवियस आरबीआई डायरेक्टिव वाज साइलेंट ऑन वेदर डेटा कैन बी प्रोसेस्ड अब्रॉड और शुड ओनली बी डन लोकली, कोई समस्या नहीं थी, नो एरर था। 12th को पढ़ लो। 12th क्या कहता है, वाहिल द पब्लिक हेल्थ केयर मैकेनिज्म स्टूटर्स। देखो स्टूटर एक वर्ब की तरह काम कर गया, और वर्ब की तरह जब ये काम करता है तो इसका मतलब क्या होता है, एक लड़खड़ाते हुए चलना, मतलब एक अच्छी पोजीशन में नहीं है ये। अब वो पब्लिक हेल्थ मैकेनिज्म चलेगा थोड़ी, ये बता रहे, लेकिन जो उसके काम करने की प्रोसेसिंग है ना, वो ढंग से नहीं है। क्या मीनिंग होता है स्टूटर जो वर्ब की तरह काम करती है, टू मूव इन ए हॉल्टिंग वे। कैसे? टू मूव इन ए हॉल्टिंग वे, HAULTING, टू मूव इन ए हॉल्टिंग वे। कहता है भाई पब्लिक हेल्थ केयर मैकेनिज्म तो ढंग से काम नहीं करा, स्टूटर्स है, ढंग से चल नहीं रहा, लेकिन जो चार्जेस है ना इन दी चिक प्राइवेट फैसिलिटी, जो प्राइवेट फैसिलिटीज़ के चार्जेस है वो फ्राइटफुली, डराने वाले हैं। कैसे हैं? भयानक रूप से एक्सऑर्बिडेंट है, यानी बहुत ज़्यादा। एक्सऑर्बिडेंट का मतलब होता है समथिंग इन एक्सेस, समथिंग इन एक्सेस। भाई प्राइवेट, सरकारी तो ये पब्लिक हेल्थ केयर, सरकारी अस्पताल वगैरह यहाँ तो मिल नहीं पा रही सर्विसेज, और प्राइवेट वालों के बहुत ज़्यादा हैं चार्जेस। तो यहाँ पर ना टाइपिंग का एरर था बेसिकली, और कोई इसके अंदर एरर नहीं था। यहाँ ये के नहीं लगाना था, ये चिक तो वो नहीं होता क्या यार, चूज़ा वगैरह नहीं होता क्या, मुर्गी के बच्चे को चिक की तो कहते हैं, ये वो वाला चिक नहीं, यहाँ ये CHIC आना था, टाइपिंग की मिस्टेक हो गई। इस चिक का मतलब क्या होता है, इस चिक का मतलब होता है एकदम स्टाइलिश सा, एलिगेंट सा। तो ये वही तो कह रहे हैं कि भाई वो इतने फीस वगैरह उनकी क्यों हाई है, क्योंकि जो उनका सर्विस सेक्टर है वो कैसे स्टाइलिश है और एक एलिगेंट है, फैसिलिटी एक की एक क्लास है, ये बात बताना चाह रहा है। आगे कहते हैं इन द लास्ट 50 ईयर्स, पिछले 50 सालों में क्या हुआ है, जून रेनफॉल हैज़ बीन वर्स्ट ओनली इन 2014 एंड इन 2009 व्हेन फार्मर्स वर रेवेज्ड बाय द वर्स्ट ड्रॉट इन 37 ईयर। कहता है भाई पिछले 50 सालों में
द लास्ट 50 ईयर। जून की जो रेनफॉल है ना वो 2 बारी ही ख़राब हुई है। अब यहाँ पर ना वर्स्ट नहीं बताता, कंपैरिजन करता पिछले 50 सालों का इन 2 सालों से, तो कंपैरेटिव डिग्री लगाता, क्या लगाता, हैज़ बीन वर्स। 50 सालों में इन 2 सालों का ही बात कर रहा है और बाकी सालों को एक तरफ रख रहा है। भाई 50 साल में जितने भी साल आए बाकी सारे इधर, और ये 2 सालों को ये अलग से निकाल रहा है। इतना नुकसान हुआ था पिछले 37 सालों में, बस ये 2 साल अगर निकाल देते, ठीक है। तो यहाँ पर ना आपको सुपरलेटिव डिग्री नहीं कंपैरेटिव डिग्री बनानी थी। क्या चाहिए थी जी, कंपैरेटिव डिग्री चाहिए थी। आगे बढ़ो, आगे क्या कहता है, इंडिया वांट्स मोर स्ट्रिंजेंट डेटा स्टोरेज रूल। स्ट्रिंजेंट होता है कठोर, इंडिया वांट्स मोर स्ट्रिंजेंट डेटा स्टोरेज रूल सो इट कैन गुड एक्सेस डेटा एंड कंडक्ट इन्वेस्टिगेशन व्हेन द नीड अराइजेस। गुड एक्सेस नहीं, भारत सरकार कहती है कि जो डेटा स्टोरेज के रूल है ना उन्हें और कड़ा कर दो। भाई एक्सेस तो अभी भी ले रहे हैं लेकिन गुड नहीं, अच्छी एक्सेस नहीं, हमें बेटर एक्सेस चाहिए। आज के मुकाबले हमें बेटर एक्सेस चाहिए, तो यहाँ पर बेटर लगाते हैं। सो इट कैन बेटर एक्सेस डेटा, ठीक है, ये आता। 15 को पढ़ लो एक बारी। 15 क्या कहता है, मोस्ट इंडियन space startups are hopeful that Parliament will pass a long pending space law which will give clarity on how private company can operate in this sector। कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ओके है, नो एरर है, ठीक है। ये थी हमारी आज की शीट। और भाई एसएससी एचएसएससी का 6 अप्रैल यानी कल को नया बैच आ रहा है, तो आपको कोई फ्रेंड रिलेटिव हमसे जुड़ना चाहे, कोचिंग करना चाहे तो वह इसके क्लासेस पर आ सकता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।